नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं थियोलॉजी और रैशनैलिटी के बारे में। थियोलॉजी जहाँ पर हम पुरानी दिमाग के बात करें, जो पुरानी सोच होती थी, ओके, जो पुरानी मत होती थी लोगों में, तो उसको हम बोलते हैं थियोलॉजी। और साथ ही साथ रैशनैलिटी मतलब तर्क करना, पुरानी जो थियोलॉजी थी उसके ऊपर तर्क करना आज के लोगों द्वारा। ओके, तो इसमें जो क्या कंपैरिजन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कहने का मतलब है पुराना धर्मशास्त्र और आज का जो तर्क होता है, इन दोनों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो अभी की जो थियोलॉजिकल साइंस है, अभी का जो धर्मशास्त्र है, ओके, वो कहीं ना कहीं जो है, जो पुराने रिलीजियस मत थे, ठीक है, तो जहाँ पुराने जो धर्मशास्त्र थे उनको जो है आज के हिसाब से वहां पर तर्क करता है, ठीक है। तो स्पेशली जैसे यहाँ पर इस्लामिक टीचिंग्स की बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो मॉडर्न रैशनल मेथड्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके, तो इस यहाँ पर बेसिकली बात की गई है जो मेडिसिनल क्षेत्र है, तो उसके बारे में जो आज का युग है, जो पुराना युग था, उसमें क्या कंपैरिजन है। ओके, तो सिंपल सी यहाँ पर ये बात जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जो आज का जो साइंटिफिक इंटेलेक्ट है, ओके, जो मॉडर्न जो थियोलॉजी है यहाँ पर, वो हमेशा बात करती है जो हमारी कुदरत की जो चीजें हैं, ओके, उनके हिसाब से जो सही चीज होती है, ठीक है, उनके ऊपर ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, नेचर ऑफ थिंग्स के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब अगर कोई चीज बनी है तो कैसे बनी है, ओके, तो कैसे बनी है, तो आगे ग्रो कैसे, जैसे मैं पूरी साइंस की अगर बात करूं, जैसे हमने एटम्स की खोज की, ठीक है, एटम्स जो है सबसे छोटे वाला कणु होता है किसी भी सॉलिड के अंदर। ओके, तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सच्चाई ढूंढी। ओके, इनको हम बोलेंगे नेचर ऑफ थिंग्स। ओके, तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारी हमने खोजें की हैं, जैसे आयरन की खोज की है हमारे पूर्वजों ने, उसके अलावा और भी बहुत सारे धातु जो हमने धरती से निकाले हैं, ठीक है, सोना है, तांबा है, हीरे है। ओके, तो इस तरह से हमने डेवलपमेंट भी की है। ओके, और इनके ऊपर फर्दर भी रिसर्च की है। तो हमने जो है मतलब जो पुराने, कई बार जो पुराने मेथड्स होते थे ना, तो उनको गलत साबित कर दिया है जो अभी के मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं अभी के युग में। तो काफी बदलाव आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं हमेशा बेस्ड होती हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ना कि किसी हाइपोथेसिस के ऊपर कि मतलब ऐसा कर लो हो जाएगा ठीक। सपोज करो किसी को ठीक ही करना है, कोई बीमार है, तो आज से 50 साल पहले देखो, जब अगर भारत की ही बात करूं, तो भारत में भी इतने बड़े लेवल पर मॉडर्नाइजेशन तब भी नहीं हुआ था। ओके, तब भी अगर क्योर की बात आती थी, मतलब फैमिली क्योर करनी है या किसी को ठीक करना है, तो पुराने मेथड्स को यूज किया जाता था। हालांकि तब भी साइंस डेवलप हो रही थी, मॉडर्न जो एडवांस्ड इकोनॉमीज थी वहां पर अच्छे से इलाज हो पा रहा था। ओके, जैसे काफी सारी बीमारियां हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं जो चेचक की बीमारी होती है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में कुछ और ही चलन है इसको टैकल करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर दवाई वगैरह कोई लेता ही नहीं है, लेकिन अगर बाहर किसी को होती है तो वहां पर प्रॉपर मेडिसिन होती है, इसकी मेडिसिन बन चुकी है, तो उसकी भी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि पुरातन वो एक लड़ी चली आ रही है, तो लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि मतलब ऐसा हो गया है, अगर चेचक हुआ जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं। ओके, तो फिर उसको अपने तरीके से ट्रीट करते हैं, कोई दवाई वगैरह दिलाते नहीं है। ओके, तो ऐसी यहाँ पर जो है ना थियोलॉजी, जो है पुराना थियोलॉजी है और आज का जो मॉडर्न थियोलॉजी है, उसमें क्या कंपैरिजन है और क्या सही है, इसमें आप मतलब खुद जो है फैसला कर सकते हो। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें बनती हैं, फॉर एग्जांपल चाहे साइकिल से एक जहाज बना है, चाहे फ्रॉम लाइट बल्ब टू ह्यूज फैक्ट्रीज बनी है। ओके, ये सभी की सभी ऑपरेट हो रही है नेचुरल रियलिटीज के ऊपर। नेचुरल रियलिटी है यहाँ पर जो भी चीज साइंस ने बना के दी है। जैसे मोबाइल फोन, आप अभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, तो ये भी एक सामने नेचुरल रियलिटी है आपके सामने। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा बनेगा कोई फोन। ओके, तो यहाँ पर अगर हजारों सालों की पहले की बात करें, तब भी जब आदमी था उसने मतलब फुटाइल अटेम्प्ट किया था। फुटाइल कहने का मतलब जो व्यर्थ गया, जो किसी काम का नहीं था। कौन सा अटेम्प्ट किया कि लोहे को सोने में बदलने का, वाया सीक्रेट फार्मूलाज। ओके, लेकिन अभी देखो जो डिस्कवरीज हुई हैं नेचुरल रियलिटीज की, अभी आयरन को हमने मशीन्स में बदल दिया, और वो जो है गोल्ड से भी ज्यादा प्रीशियस है। अभी देखो एक मशीन जब लगती है, तो अगर सपोज करो अगर नेल्स बनाने हैं, कील बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर मशीन लगती है तो ढेर सारे नेल्स बनते हैं। नेल्स पूरी इकोनॉमी में यूज होते हैं अलग अलग वेरिएशन में, अलग अलग तरीके से।
ओके, तो मतलब कि एक रोजगार लग गया ना किसी भी आदमी का, तो वो गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। हर दिन कुछ पैसा तो आएगा उसके पास, ठीक है, अपना घर चलाने के लिए। सो 50 साल पहले फैमिली प्रिस्क्रिप्शन के नाम पर जो है हेरिडिटरी क्योर होती थी। ओके, जिसकी जो रेमेडीज हैं उसकी हिडन प्रॉपर्टीज थी, मतलब पता नहीं था कि वो जो इलाज कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दी अभी आपको चिकन पॉक्स की। तो आज के जो डॉक्टर हैं वो वैसी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते, वो जो भी मेडिसिन देते हैं उसके बारे में प्रॉपर जो बताते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या है। ओके, कहने का मतलब जो दवाई देंगे उसका प्रभाव क्या होगा आपके ऊपर, ठीक है, क्या कैसी मतलब चेंजेस आएंगी, तो ये सब चीजें बताते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर यही है कि ना कि डॉक्टर ये बताते हैं कि कैसे उस मेडिसिन को हमने प्रिपेयर किया साइंटिफिकली। ओके, इसकी एडवांटेजेस जो है क्या हो सकती हैं आने वाले समय में। ओके, हालांकि उसके बहुत सारे यहाँ पर एविडेंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो उस डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट है ना वो चीज उसको पेशेंट को बता देते हैं। तो यहाँ पर एक और फ्रेज यूज होता है कॉमन लैंग्वेज में, फैमिली क्योर। ओके, तो यहाँ पर भी जो है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो हैव नॉट बीन ascertained बाय एनी स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स, so rather its acceptability is attributable to its wide usage over a long period of time. Today's customers seek a product that has been manufactured on scientific lines. तो सीधी सी बात है, आज के जमाने में साइंटिफिक टेम्पर लोगों का बढ़ रहा है, मतलब सोचते हैं बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इलाज करवाने जा रहा है तो ऐसे कर लो, जो जो डॉक्टर ने कह दिया ठीक है, बात करते हैं, सोचते हैं। ओके, जैसे अभी देखो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को कोविड-19 बताकर जो था हॉस्पिटल में डाल दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको था ही नहीं। ओके, लेकिन उन्होंने फिर क्वेश्चंस किए। ओके, क्वेश्चंस किए, मतलब उसके बाद में काफी सारी वीडियोस भी वायरल हुई, मतलब जिनको था ही नहीं उनको भी अंदर जो है डाल दिया। तो ऐसे जो है सही बात है, क्योंकि वो किस बिहाफ पर जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। ओके, किस बिहाफ पर, क्योंकि वो खुद भी उनको नहीं पता था उस समय। तो यहाँ पर जो फैमिली क्योर की बात की जा रही है तो उसकी भी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो जो कि अलग अलग जो है स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैव नॉट बीन ascertained बाय एनी स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वहां पर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जहां वहां पर जो कमी है वो किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से वहां पर ये चीज सामने नहीं आई कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। ओके, लेकिन आज के दिन में जो है हम क्या मान लेते हैं, जो पिछले लंबे समय से जो लड़ी चली आ रही होती ना उसी को हम आगे फॉलो कर लेते हैं कि हमने हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे ही जो है फलानी फलानी दवाई को यूज करते थे। अगर किसी के मतलब पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, तो वही सही है। ओके, तो अभी जो है चेंज हो रहा है। अभी का जो आज का कस्टमर है वो साइंटिफिक लाइंस के ऊपर काम करवाना चाहता है, अपने खास तौर पर अगर हेल्थ के बारे में अगर बात करें। So likewise, the contemporary individual is ready to accept only those ideas whose truth is verified by natural realities. So आज के दिन में सही बात है, जो नेचुरल रियलिटीज के द्वारा वेरीफाई की हुई चीज है उसी को जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है आज के कस्टमर के द्वारा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं द पॉलिटिक्स ऑफ ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 तक का टारगेट रखा था कि 2024 आते आते हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, इतनी वैल्यू की इकोनॉमी बन जाएगी। तो यहाँ पर अब जो लॉकडाउन लग गया कोविड-19 की वजह से, तो उसकी वजह से काफी नेगेटिव ग्रोथ चलेगी इंडिया की। और जो यहाँ पर जो सोच रखी थी, जो टारगेट रखा था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो अगले 3 सालों में ये बहुत टफ है। ओके, तो आगे यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि जो एम्बिशन है गवर्नमेंट का कि हमने आगे बढ़ना है, वो बिल्कुल सही है। ऐसा एम्बिशन चाहिए, हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है, ना कि रास्ते में ही हमने रुक जाना है। ओके, तो हम आगे बड़ा एम्बिशन रखें। $5 ट्रिलियन का एम्बिशन रखा है तो कम से कम $4 ट्रिलियन तक तो पहुंचे। हालांकि अभी तक तो हमारी इकॉनमी $3 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुंची है, अभी भी जो है वो 2.75 के आसपास जो है वहीं पर रुकी हुई है। तो धीरे धीरे अभी अगर $3 ट्रिलियन तक हम पहुंचते हैं तो अगले 3 सालों में $2 ट्रिलियन तक पहुंचना है टफ, लेकिन अगर हम टारगेट बना के चलेंगे, बड़ा टारगेट रखेंगे, तो थोड़ा नीचे तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो रियल ग्रोथ है, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट चाहिए। ओके, डिटर्मिनेशन चाहिए अगर हमने सच में जो है अपना टारगेट जो है उसको अचीव करना है। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर लग रहा है कि वो रेडी है अपनी जितनी भी कैपेबिलिटी है उसको शो करने के लिए। तो यहाँ पर आगे यही क्वेश्चन किया गया है कि कैसे हम कैसे ग्रो करेंगे, जैसे चाइना करता है। चाइना कैसे टैक्टिक्स अपनाता है, अपनी करेंसी डेप्रिसिएशन कर देता है खुद ही।
ताकि जो कि उसकी ग्रोथ जो है वो आगे बढ़े, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक्सपोर्ट जो है वो हो पाए। तो यहाँ पर इंडिया ऐसा नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पर इंडिया कैसे चलेगा? इंडिया जो है कोशिशें करेगा डिटर्मिनेशन के साथ और हरक्यूलियन एफर्ट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेगा जोर शोर से कि हमने कैसे जो है आगे बढ़ना है, कैसे 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो है जो टारगेट है, $5 ट्रिलियन इकॉनमी का टारगेट है, उसको हमने अचीव करना है आने वाले 3 सालों में। तो यहाँ पर आगे ये चीज़ समझाई जा रही है कि भारत ने पावर लाइंस, बिजली की तारें बिछा दी है हर एक गांव देहात के एरिया में, साथ ही साथ वहां पर उनको कनेक्ट कर दिया है, मोटरेबल रोड्स वहां पर बना दी हैं, ठीक है। मेन रोड है उसके साथ गांव की सड़कें जोड़ दी हैं। जो भी छोटे छोटे विलेजेस हैं जहाँ टाउन्स हैं उनको जो है भारत के बाकी क्षेत्रों से साथ की जो है जोड़ना शुरू कर दिया है। काफ़ी हद तक हम यहाँ पर अपने टारगेट्स अचीव भी कर चुके हैं। और अभी जो इंडिया है वो जो है फूड प्रोसेसिंग के रेवोल्यूशन के ऊपर और जो है बढ़ रहा है। तो बहुत सारे फूड मेगा जो है प्लांट्स लग रहे हैं, ओके, बहुत सारी स्टेट्स में जो है ये खुल भी चुके हैं। तो यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग रेवोल्यूशन के ऊपर इंडिया बढ़ रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीडीपी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का शेयर नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चरल आउटपुट भी बढ़ेगी और फार्मर्स की इनकम भी जो है वो भी राइज हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर अभी फूड प्राइसेस जो है वो यहाँ पर रिडल करते रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, कभी थोड़े कम होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। आमतौर पे फूड प्राइसेस ज़्यादा ही रहते हैं, ओके। तो आप देखो बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, जैसे अनियन है, टोमेटो है, पोटैटो है, तो इनके प्राइसेस अभी भी जो है मतलब आसमान छूने को मतलब दौड़ रहे हैं। तो आप देखो मतलब खाना जो अगर खाना है तो वो हमें मतलब आज भी अगर अब वीट लेने जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको थोड़ी महंगी पड़ रही है, जिस हिसाब से मतलब आम जो जनता है ना वो नहीं खरीद पा रही। तो तभी सरकार जो है सब्सिडीज प्रोवाइड करती है अलग अलग स्कीम्स के थ्रू कि आम लोगों तक जो है खाना जरूर पहुंचे। तो ये जो पोटेंशियल है, ओके, जैसे हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, जैसे हमने कनेक्टिविटी इतनी बढ़ा दी है, पावर लाइन्स बिछा दी है, इनके ऊपर ना एक रुकावट लग रही है, ओके। ये पोटेंशियल जो है नाकाम किया जा रहा है कुछ पावर सेक्टर के द्वारा, बैंकरप्ट पावर सेक्टर के द्वारा, मतलब जो दिवालिया हो चुके हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे पावर सेक्टर है इंडिया का, उसकी इकोनॉमिकली हालत ठीक नहीं है, ठीक है, बैंकरप्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आने वाले समय में ये अच्छा सिग्नल नहीं है भारत की इकोनॉमी के लिए। तो इनको हमें सही करना है, इनके लिए हमने सोल्यूशंस निकालने हैं। इन प्रॉब्लम्स को हमें जो है पॉलिटिकल फायर पावर से हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, ना कि कोई फाइनेंशियल इंजीनियरिंग चाहिए, ना ही कोई नया लॉ चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल विल है कि कितने जबरदस्त तरीके से आप इनका सोल्यूशंस निकालते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑब्स्टेकल्स हैं पावर सेक्टर में भी। तो जैसे जैसे पावर सेक्टर में बिजली की चोरी बहुत होती है, ओके, और जो बिजली की चोरी जब होनी शुरू हो जाती है तो इससे भी पावर सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचता है। जिस हिसाब से उन्होंने यूनिट का रेट डिसाइड किया होता है, उस हिसाब से जितनी बिजली देते हैं उस हिसाब से उनके पास उनका जो खर्चा है वो नहीं पहुंच पाता, मतलब बहुत काफ़ी पैमाने पर बिजली जो चोरी हो जाती है। तो इसका हल हमें ढूंढना है, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल है, उन्हीं को जो है आगे होना होगा इसके लिए, ओके। कुछ फाइन्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशंस है इसके लिए कि जो चोरी है बिजली की कैसे रोक सके। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े इनिशिएटिव्स इसके लिए लिए हैं, जैसे पुराने समय में मीटर्स और होते थे, ठीक है, तो वहां पर चोरी आसानी से कर लेते थे लोग। अभी मीटर्स ही घरों के बाहर निकालकर गली के एक नुक्कड़ में डाल दिए हैं, मतलब कोई भी मीटर के साथ हेरा फेरी नहीं कर सकता, ओके। तो फिर भी जो है ना बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो लोग यूज करते हैं बिजली चोरी करने के लिए, अभी उनको भी हमने खत्म करना है, ओके। तो यहाँ पर पॉलिटिकल विल है, काम करती है, ये आगे भी कर रही है, तो इसको और सही करने की जरूरत है। तो क्या होगा जब सपोज करो पावर चली गई, तो फिर जनरेटर्स के ऊपर जो है काम करना पड़ेगा। जितनी भी यूटिलिटीज बनेगी, जो प्रोडक्ट्स बनेगी, कमोडिटीज बनेगी, ठीक है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सारी की सारी जनरेटर्स के ऊपर होगी। तो जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा सेक्टर ही बैंकरप्ट हो जाएगा फिर, ओके। जनरेटर्स के ऊपर कितना टाइम काम जो है किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर जो है उनको सोचना चाहिए कि ये जो चोरी है ना, इससे हम जो बिजली चोरी होती है इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, ओके, और ना ही इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं जो थ्राइविंग डेट मार्केट है, ओके, तो उसको भी जो है हमने लॉन्ग जेस्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है डालना है, ओके, फंडिंग के लिए। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है, ओके, उसको जो है ई स्पीकिंग जो होती है उससे बचना है, खासतौर पे जो इन्फ्लेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ओके, तो उनसे बचना है।
जहां पर आमतौर पर बैंक आ जाते हैं कि हम आपको फाइनेंस कर देंगे। ओके, तो यहां पर हमने कोशिश करनी है, ऐसा एनवायरनमेंट बना के चलना है कि वर्ल्ड लेवल पर हम जो भी चीज बना रहे हैं उसका मुकाबला दे पाए, खासतौर पर चाइना को दे पाए, फिर अमेरिका को दे पाए। कोई भी प्रोडक्ट हम अगर यहाँ से बना के चल रहे हैं तो अपनी डेट मार्केट को भी यहाँ पर सुधार के चलना है। ओके, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, तो किन के ऊपर हमने फंडिंग करनी है, ओके, तो किस हिसाब से करनी है उसके लिए प्लान करके चलना है, और अपनी इंडस्ट्री को भी बचा के चलना है। ओके, इन्फ्लेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट से। ओके, तो मतलब कि एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बने और जो भी कमोडिटी बनाए उसका कंपटीशन, उसको हम compete कर सके वर्ल्ड लेवल पर, इतने योग्य हम बन जाएं। और उसके लिए सस्ती बिजली जो है बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री को जो है सीखना होगा। ओके, तो जो एम्बिशन है ग्लोबली, जो लालसा है लोगों के ग्लोबली, लोगों के अंदर ग्लोबली, तो उससे हमें जो है सीखना है और आगे बढ़ना है। ओके, और अच्छी चीज जो है मार्केट में प्रोवाइड करनी है, एक बेस हमें अपना बनाना है आने वाले समय में। ओके, बाहर एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा तो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, 5 ट्रिलियन का जो है टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। अपने घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको हमें सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर ही जो है $5 ट्रिलियन का टारगेट अचीव हो पाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है, ओके, तो वो उसको हमें सही करना है। ओके, कैसे एक रिजल्टेंट पॉलिसी के निचोड़ हमने लेकर आना है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब भी हम फोकस करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर, ज्यादातर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर ही फोकस करते हैं कि इकोनॉमी को ऐसे बढ़ाएंगे, तो लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना, जो मतलब काम में डिले डाल देती है, तो उसको भी हमें यहाँ पर काउंटर करके चलना है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे रीजन है। अगर खराब पॉलिटिक्स हो जाती है, ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वहां पर डिले हमेशा रह जाता है। अगर किसी भी चीज में डिले होता है तो वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता ही करता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज सीखनी है। $5 ट्रिलियन का टारगेट है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, कैसे जो है, जैसे चाइना ने अपने प्रोडक्ट्स का लालच जो है बना दिया है पूरे ग्लोब में। ओके, तो वो सस्ता है, सस्ते होने का लालच है, तो लोग धड़ाधड़ खरीदते हैं। तो हमें भी ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाना है पूरे वर्ल्ड में चाइना को compete करने के लिए, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, और साथ ही साथ पॉजिटिव अप्रोच जो है वो लेकर चलना होगा, ना कि नेगेटिव अप्रोच। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया की क्या पॉलिसी है कि कैसे हम वातावरण को सही से लेकर चले, साथ ही साथ क्लीन एनर्जी का जो एम्बिशन है उसको हम आगे ग्रो करें। तो कितना वचनबद्ध है भारत और बाकी के जो मुल्क हैं जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, जैसे अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं यूएसए में, तो वहां पर नवंबर में इलेक्शन होंगे, तो वहां पर उनकी डिबेट्स चलती हैं। ओके, अलग अलग शहरों में डिबेट्स होती है, वहां पर क्वेश्चंस किए जाते हैं अलग अलग कैंडिडेट्स को, तो फिर वो क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। तो यहाँ पर एक बात की गई थी, जो जॉय बिडेन है, ये डेमोक्रेट पार्टी के जो है कैंडिडेट है यहाँ पर यूएस इलेक्शंस में। तो यहाँ पर इन्होंने जो वादा किया था पहले, अब वो उससे वापस जो है अपने पांव पीछे कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी कि वो जो है ना फ्रैकिंग के ऊपर बैन कर देंगे। ओके, फ्रैकिंग, सो फ्रैकिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूँ, अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा था कि फ्रैकिंग को बैन कर देंगे, लेकिन जब 22 अक्टूबर में नेशविले में जब उनकी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, तो तब उन्होंने बोल दिया कि मैं मना कर रहा हूं, मैं करूंगा ही नहीं फ्रैकिंग को बैन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके आंसर में उन्होंने ये चीज जवाब दी थी। ओके, तो यहाँ पर जो है अभी के लिए यहाँ पर 2 ट्रिलियन एनर्जी का यहाँ पर इनिशिएटिव है। ओके, यहाँ पर जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है उनका कि फ्यूचर में हम जो है आने वाले समय में $2 ट्रिलियन का जो है एनर्जी का एक स्कोप लेकर चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रैकिंग है, पता भी है कि फ्रैकिंग जो है डिस्ट्रक्टिव है एनवायरनमेंट के लिए, फिर भी जो है इसके थ्रू जो इतना पैसा ये कमाना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर उनको चाहिए कि मतलब कि कोई लिमिट लगाते या कम करते या बैन करते, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बात बोलते। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली जितनी भी पॉलिटिकल हेडविंड्स है क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना हमारी इकोनॉमी को फायदा हो, मतलब डॉलर्स जो है ना वो बढ़े, लेकिन एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। तो वैसे ही अगर फैक्ट की बात करें, यूएस और चाइना हम दोनों की बात करें तो दोनों ने एनवायरनमेंट को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ओके, तो अभी भी पहुंचा रहे हैं, अभी भी जो है जितना फॉसिल फ्यूल्स निकलता है उसको मतलब बेहिसाब निकाल रहे हैं। ओके, ना ही उनको सेव भी नहीं कर रहे। ओके, मतलब निकाल रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। तो और जो है धरती के अंदर जितने रिसोर्सेज बचे हैं उसको भी नहीं छोड़ रहे। अगर सपोज करो धरती की कुछ परतें ऐसी हैं नीचे जो मतलब
बिल्कुल इकोलॉजिकली सही है, वहां पर चाहिए वो परतें। ओके, जिसके हिसाब से धरती जो है अपना काम कर रही है, स्टेबल कर रही है, हमें सर्दियों में गर्म पानी मिलता है नीचे से, ओके, गर्मियों में ठंडा पानी मिलता है। ओके, तो ये धरती की अपनी क्वालिटी है, तो हम उसके भी नीचे जाकर जो है ना क्या कर रहे हैं, तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो तेल सॉलिड फॉर्म में जमा हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया जो है ना वो एक तरह का रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है इन सब नेशन के आगे। ओके, जितनी मतलब वचनबद्ध है इंडिया की, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस इमेज में देखिए, यहाँ पर कैसे जो है फ्रैकिंग करते हैं। फ्रैकिंग का मतलब होता है जो धरती के नीचे है, देखो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, फिर मिट्टी है, पत्थर आ जाता है, फिर पानी की लेयर आ जाती है, उसके नीचे फिर से अलग अलग लेयर्स हैं धरती में। ओके, और सबसे नीचे जाके यहाँ पर गैस जो है ना सॉलिड फॉर्म में जमी होती है। जो आप ये लेयर देख रहे हो ना, ये सारी व्हाइट कलर में सारी गैस रिच लेयर है। तो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में गैस जमी होती है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डिगिंग करते हैं, ठीक है, ये पूरी डिगिंग यहाँ पर रिग लगाई हुई इन्होंने, डिगिंग करके खोद के नीचे तक जाते हैं, वहां पर एक कुआं बना लेते हैं पहले, ठीक है, फिर कुआं बनाने के बाद उसमें क्या क्या डालते हैं, पानी डालते हैं और केमिकल्स डालते हैं। ओके, उन केमिकल्स का फंक्शन क्या होता है, केमिकल्स जब इस कुएं के जरिए नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आसपास मिट्टी में फैलने शुरू हो जाते हैं, और जो यहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म में गैस जमी होती है ना उसको वो पिघला देते हैं। ओके, तो फिर बाद में क्या करते हैं, जब पिघल जाती है, ठीक है, तो फिर लिक्विड फॉर्म में जब आती है तो उसको फिर एक पाइप डाला होता है, यहाँ पर ये काले रंग का पाइप जा रहा है, ठीक है, तो उसको फिर यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो ऑयल भी निकल आता है और एक इस एरिया में जो है तेल जो है वो भी निकल आता है इस प्रोसेस के जरिए, तो इसको हम फ्रैकिंग बोलते हैं। तो इसी फ्रैकिंग के जरिए जो है इतना बड़ा जो है आने वाले समय में $2 ट्रिलियन के आसपास का ये अपना पैसे कमाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर देखो धरती को कितना बुरा नुकसान है, जो धरती के नीचे ये गैस लेयर्स बनी है, जो सॉलिड फॉर्म में जो तेल जमा हुआ है यहाँ पर, तो वो क्या ऐसे ही है, उसका कोई रीजन नहीं है। ओके, तो इसको सोचना पड़ेगा। ओके, जो नेचुरली तेल अवेलेबल था आपके पास, ओके, जैसे यहाँ पर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर नेचुरली अवेलेबल था, वहां से आपने निकाल लिया, अब इसको तो छोड़ दो। ओके, तो ये धरती के लिए सही नहीं है ऐसे काम करने, लेकिन ये धड़ाधड़ कर रहे हैं। तो रीजन यही है, हमें अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है। अभी हम $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आने वाले समय में और बढ़ानी है, लेकिन एनवायरनमेंट को क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। तो यहीं से फिर ये गैस और तेल निकाल कर तो इसको आगे जो है गैस कंटेनर्स में डालते हैं। ओके, और इसके अलावा जो और भी जो वाटर केमिकल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से इनलेट होता है बाहर से, ठीक है। तो देखो मतलब इकोलॉजी को कितना बुरा नुकसान यहाँ से होने वाला है और हो रहा है। ओके, ये प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। और अब बात करते हैं हम अपने देश भारत की। तो भारत कैसे जो है काम कर रहा है एनर्जी सेक्टर में, कैसे एनवायरनमेंट को भी साथ में लेकर चल रहा है। तो यहाँ पर भारत की तरफ से तो गुड न्यूज है कि भारत अच्छे से कदम बढ़ा रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास यहाँ पर कोल इंडस्ट्री है, कोला भी बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। ओके, तो कोल एच से भी यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर पोल्यूशन होता है। ओके, और फिर भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ठीक है। तो हमारा जो इनिशिएटिव है वो एक क्लीन एनर्जी का इनिशिएटिव की साफ एनर्जी हम यूज करेंगे आने वाले समय में। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार चला रही है, स्कीम्स लेकर आ रही है, और इंटरनेशनल सोलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जिसको हम इंटरनेशनल सोलर एजेंसी बोलते हैं, वो भी उसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है। तो यहाँ पर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सपोर्टिव हैं इंडिया की अगर बात करें। सो व्हाट इज इवन मोर सरप्राइजिंग इज दैट इंडिया इज एक्सीडिंग इट्स कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट में जो लिमिट्स तय हुई थी कि इतनी इतनी टन तक या जीडीपी की इतने % तक आपने जो है एमिशंस कम करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उससे ज्यादा इंडिया काम कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ डाटा है जो यहाँ पर बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जो है जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है, ओके, थ्रू रीनेबल सोर्सेज, ठीक है, उसको जो बढ़ाएगा, तो जिसके तहत फॉसिल फ्यूल्स के से साथ जो ये पावर जनरेशन होती है उसको कम करेगा, रिड्यूस करेगा बाय 40% बाय 2030। ओके, तो हालांकि इससे ज्यादा ही इंडिया अभी कर रहा है। ओके, इसको मतलब ज्यादा कम से कम जो है फॉसिल फ्यूल्स अभी जो है यूज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सो अभी के लिए अगर बात करें तो जनरेशन कैपेसिटी जो है रीनेबल रिसोर्सेज से, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक से या न्यूक्लियर रिसोर्सेज से ऑलरेडी 38% तक पहुंच चुकी है। ओके, तो 38% तक पहुंच चुकी है। तो कहने का मतलब अगर हमने 40% तक रिड्यूस करना है फॉसिल फ्यूल्स को, तो अभी भी जो है 62% के आसपास अभी भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में 2030 तक जो हमारा टारगेट है तो उसके तो हम आगे ही निकलेंगे।
तो इसके अलावा और भी जो कमिटमेंट्स हैं यहाँ पर हमने की हैं कि कार्बन एमिशंस को जो है कम करना है जीडीपी के 33 से 35% तक 2030 तक। ओके, तो यहाँ पर 2015 की अगर बात करें तो इंडिया ऑलरेडी जो है 21% तक रिड्यूस कर चुका है। ओके, तो यहाँ पर जब 2030 आएगा तो 45% से भी आगे जाने की यहाँ पर बात है, मतलब इतने बड़े पैमाने पर हम कार्बन एमिशन जो है वो कम कर देंगे। तो अगर 2005 की बात करें तो उस लेवल में तो बहुत ज्यादा थे ओके कार्बन एमिशन। तो अभी जो इंडिया का फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 230 गीगावाट्स। ओके, जिसमें से 205 गीगावाट जो आती है वो कोल से बनती है। तो कोल से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट खराब होता है, थर्मल पावर प्लांट्स के जरिए यहाँ पर बनाई जाती है। ओके, तो जैसे एनटीपीसी है इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है वो, तो वहां पर थर्मल पावर प्लांट्स हैं तो वहां पर कोल यूज करते हैं। तो कोल एशेस जो है ना वो एनवायरनमेंट को खराब करती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी तरीके निकाले गए हैं कि जैसे फ्लाई ऐश निकलेगी तो उसको हम यूज करेंगे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, वैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके लिए भी हम अलग अलग कंसेप्ट बना के चल रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर हम डिपेंडेबिलिटी कम करेंगे कोल के ऊपर। ओके, तो अगर 2015 की बात करें जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वो 2022 तक 175 गीगावाट की जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे, तो अभी भी जो वो अनाउंसमेंट है अपने कदमों पर ऊपर जो है चल रही है। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम, हालांकि 2022 तो चलो आने वाला है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें तो इंडिया एट द टाइम ओनली हैड रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 34 गीगावाट। तो अभी के लिए 34 गीगावाट कैपेसिटी हमने बनाई है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो यहाँ पर सोलर एनर्जी भी आ जाएगी, विंड एनर्जी भी आ जाएगी, और भी जो तरीके हैं जहां से हम रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं उन सभी तरीकों से हम जो है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे। तो नीति आयोग के हिसाब से जो हमारे देश ने अभी तक जो है 89 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कैपेसिटी वाले पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं। ओके, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि 2022 तक जो 175 गीगावाट का जो टारगेट है ना वो हम जो है अचीव कर लें। और अगर हम बात करें अभी सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी, जहां पर मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि हम एक नया टारगेट जो है वो रख रहे हैं 450 गीगावाट का, जिसको हम 2030 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे किसी भी हालत में। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये टारगेट रखा गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो चीजें हमें मोटिवेटिंग करती हैं कि हम क्यों मतलब रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि इतने बड़े पैमाने पर जो पोल्यूशन फैल चुका है, दूसरा उसका जो बुरा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ओके, और तीसरा जो है हमें जब एनर्जी इंपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत बड़े बिल्स देने पड़ते हैं, तो उससे भी हमारे जो फाइनेंस है उसको काफी मतलब भार जो है वो झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर उस समय जो काफी जो है सपोर्ट जो उनको मिली थी पीएम मोदी जी को, तो अच्छी बात है। हमें क्लाइमेट को अच्छे से देखकर चलना है। ओके, हमारी संस्कृति अलग है, ठीक है, हम सोच के चलते हैं किसी भी अगर काम को करना हो, अचीव करना हो। हालांकि थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन जब काम होता है तो अच्छे से होता है। तो इंडिया के जो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ना, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर, खासतौर पे जो सोलर एनर्जी है, विंड पावर है या एनर्जी स्टोरेज है। तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में पहले क्या होता था कि बहुत महंगे थे ये, जब इनकी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। अगर सोलर पैनल्स की ही बात करूं तो धीरे धीरे ये वर्चुअल साइकिल में एंटर किए हैं। ओके, अब धीरे धीरे डिमांड राइज हो रही है तो इनके प्राइसेस फॉल हो रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपैंड होगी उतने ज्यादा प्राइसेस इनके और फॉल होंगे और उतने जल्दी अडॉप्ट कर लिए जाएंगे। ओके, भारत के द्वारा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली गई है, जब बेल लैब्स बनाई गई थी, बेल लैब्स ने अपना पहला सोलर फोटोवोल्टिक पैनल बनाया था 1954 में। तो उस समय जो खर्चा आता था ना पर वॉट इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए वो था $1000, काफी महंगा था। और 2008 आते जो मॉड्यूल्स बनाए गए सोलर एरस में, तो उसका कॉस्ट था $3.65 पर वॉट। ओके, तो 2018 आते आते अभी यहाँ पर 40 सेंट्स की फिर गिरावट आई है। ओके, तो इंडिया जो है, ओके, अगर इंडिया की बात करें तो सोलर पावर जनरेशन जो है ना, उस जो इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड होता है वो क्रॉस कर चुका है। ओके, मतलब पहले ही यहाँ पर स्टार्टिंग में सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, अभी प्रोवाइड करती है, हालांकि रेट अभी बहुत नीचे गिरे हैं, तो अभी भी सरकार सब्सिडी दे रही है। तो देखो कितने मतलब रेट नीचे गिरे होंगे, तो मतलब आसानी से जो है सोलर पैनल जो है आप लेकर लगा सकते हो। तो हर एक शहर में जो है गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड कोई ना कोई शॉप होती है जहां पर जो आपको सोलर
पैनल, जहाँ फिर रीन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो है आपको जो है सब्सिडी में मिल जाएंगे। अच्छी बात है, अगर इंडिविजुअली भी हम लेकर लगाते हैं तो उससे एनर्जी बचेगी, तो भारत का ही फायदा होगा, इकोनॉमी का फायदा होगा। तो अभी जो है इतने सस्ते हो गए हैं कि जो हम कोल यूज करते हैं ना उससे भी 14% सस्ते हैं ओके इंडिया में। तो इसी चीज का हम फायदा उठा रहे हैं ओके। तो जो जितने कॉस्ट स्टार्टिंग पे पहले होती थी उसकी वजह से जो था हम पीछे रह रहे थे ओके। अभी कॉस्ट नीचे गिर रही है तो हम धड़ाधड़ जो है कोशिश कर रहे हैं एक्सपेंशन करें हम रीन्यूएबल पावर जनरेशन का, और जो टारगेट्स रखे हैं ना वो हमने आसानी से अचीव कर लेने हैं अगर हम ऐसे ही जो है आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे बात कर रहे हैं जो इनके अलग अलग ट्रेंड्स हैं, जैसे जो विंड पावर है वो भी जो है अभी 2018 में अगर बात करें तो कोल के साथ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव वो बन चुकी है, और जो कॉस्ट है अभी भी उसकी धीरे धीरे जो है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव जो है बन रही है धीरे धीरे। साथ ही साथ बात कर रहे हैं बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर वीक लिंक था रिन्यूएबल एनर्जी में इसका। अभी धीरे धीरे जो है ये प्रॉब्लम जो हो रही है, क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही है। देखो बैटरी टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है। किसी समय बैटरीज बनती थी, उनको यूज किया जाता था एज एन ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज करें स्टार्ट करें तो जल्दी डाउन हो जाती थी। देखो अभी आने वाले समय में जितनी भी कार्स आएंगी तो बैटरीज के साथ ही ऑपरेट होंगी, लेकिन अब बैटरीज की जो टेक्नोलॉजी होगी ना वो बड़ी जबरदस्त होगी। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है, जैसे मोबाइल फोन्स नए नए आए थे तो स्टार्टिंग में बहुत जल्दी बैटरी डाउन हो जाती थी ओके। तो एक बार चार्ज करते थे तो आधा दिन या रेयरली होता था कि एक दिन पूरा निकल जाए। धीरे धीरे देखो कितनी एडवांसमेंट आई है बैटरी में, ठीक है। तो एक बार चार्ज करो तो कई बार 4-4 दिन लोग निकाल लेते हैं ओके, अगर सही ढंग से यूज करें। तो यहाँ पर उसी तरह से जब गाड़ियों में बैटरी लगेगी तो वहां पर भी एडवांसमेंट आएगी। तो अभी भी आ रही है, तो अभी सस्ती हो रही है ये चीज और अडॉप्टेबल हो रही है, लोग आम जो है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे आप ई रिक्शा देख लो, तो यहाँ पर आमतौर पर लोग उसको यूज कर रहे हैं तो पैसा बच रहा है उनका ओके। तो साथ ही साथ एक सोलर पैनल्स की बात करें तो इनकी एक लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कि ये पावर तभी जनरेट करती हैं जब सूरज सामने हो ओके। और साथ ही साथ जो विंड मिल्स हैं वो भी तभी काम करेंगी जब थोड़ा सा विंड का फ्लो चल रहा होगा, तभी ये घूमेगी, तभी काम करेंगी। तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक डर्टी सीक्रेट की, इस ग्रीन पावर की, और डर्टी सीक्रेट कौन सा है, कई बार ऐसे होता है कि कई बार बिजली बनती है, ठीक है, अगर सनशाइन है बिजली बन रही है, सनशाइन चला गया बिजली बननी बंद हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर रीन्यूएबल जनरेटिंग कैपेसिटी बनाई ना हमने, तो उसको बरकरार रखने के लिए हमें और 1 गीगावाट का फॉसिल प्योर पावर जनरेशन जो है कैपेसिटी को इंस्टॉल करना पड़ता है उसके साथ ही एज ए बैकअप ओके। सो कहने का मतलब सीधे है कि जैसे नॉर्मल लाइट चली जाए तो आप बैकअप के लिए इन्वर्टर यूज करते हो, तो वैसे ही अगर रीन्यूएबल एनर्जी जो सोर्स एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है ओके, हालांकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, एनर्जी कन्वर्ट होती है। सो जो एनर्जी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है ओके, तो उसको भी एक बैकअप दिया जाता है, लेकिन वहां पर फिर फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन लग रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें अब धीरे धीरे सही हो रही हैं। तो बैटरीज की बहुत अहम रोल है यहाँ पर। सो बैटरीज ने इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो वहां पर अब जो भी एनर्जी सोलर पावर के तहत स्टोर होती है सीधे बैटरीज में स्टोर कर लेते हैं हम ओके। तो आगे जितने दिन तक, अगर सपोज करो सनशाइन नहीं भी है, जितनी देर तक बैटरी ने स्टोरेज रखी है तो उतने दिन तक तो हम चला ही सकते हैं काम। और अगर हम इस साल की बात करें तो इंडिया एक ग्रीन हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है ओके। तो यहाँ पर एक नहीं 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर तोड़ने जा रहा है। जनवरी में क्या हुआ था, सो इंडिया ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो टेंडर था फॉर रीन्यूएबल पावर ओके वो कंडक्ट किया था ओके इंडिया में। तो यहाँ पर अब ज्यादातर जो हम रिक्वायरमेंट रखते थे ना, जो एज ए बैकअप रखते थे फॉसिल फ्यूल का, अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी ओके। एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रीनको, वो जो है 900 मेगावाट की अनइंटरप्टेड अनसब्सिडाइज्ड जो पावर है ओके बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर पैनल्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज, तो ये प्रोवाइड करेगी आने वाले समय में। तो एक और कंपनी है ओके रीन्यू, वो जो है 300 मेगावाट का स्टेडी पावर जो है वो प्रोवाइड करेगी विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स एंड बैटरी स्टोरेज। तो अच्छी बात है। और अगर हम मई महीने की बात करें तो यहाँ पर जो रीन्यू है ओके, तो इन्होंने एक और सक्सेसफुल बिड यहाँ पर प्रोवाइड की थी जिसमें उन्होंने 400 मेगावाट सोलर पावर की यहाँ पर बात की थी विद स्टोरेज ओके, विद बैटरी स्टोरेज। तो ये यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाएगी एट ए लेवलाइज्ड फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ ₹2.90 पर किलोवाट आवर। तो ये बहुत ही कम कॉस्ट है
ओके, तो इट विल बी द वर्ल्ड्स लोएस्ट रेट फॉर अनइंटरप्टेड रीन्यूएबल पावर। तो सबसे कम रेट होगा आने वाले समय में अगर इस रेट पे अगर ये सोलर पावर से बनी हुई बिजली अगर प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो 400 मेगावाट ये भी बहुत बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया की जो यहाँ पर टारगेट है वो 175 गीगावाट का है। ओके, गीगावाट हालांकि वो काफी ऊपर है, लेकिन मेगावाट भी कम नहीं है। ओके, तो आगे अब बात करें तो फाइनली मेकिंग जनरेटिंग एंड स्टोरिंग क्लीन एनर्जी चीपर देन बर्निंग कोल। तो अभी क्या होगा, जब कोल यूज करते थे एनर्जी बनाने के लिए थर्मल प्लांट्स में, तो अब उससे कम दाम में हमें जो है रीन्यूएबल एनर्जी जो है जनरेट होकर मिलेगी। तो एक अच्छा एक कह सकते हैं इनिशिएटिव है। ओके, भारत सरकार के लिए। और आने वाले दिनों में अगर और सस्ती जो है यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड होती है तो कोयले के ऊपर जो है हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और अच्छी बात है, डिपेंडेंसी कम होगी तो एनवायरनमेंट को जो कोल के द्वारा इम्पैक्ट होता है वो भी कम हो जाएगा। और जब सोलर पैनल्स और बैटरी स्टोरेज ये जब सस्ते होंगे ना आने वाले समय में, तो उससे हमारी जो इंडिया की डेवलपमेंट और जो प्रॉस्पेरिटी है वो और आगे जाएगी और जितनी भी तरह की रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। और आगे बात की गई है जो टाटा पावर है और जो रॉकफेलर फाउंडेशन है, तो इन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि जो IAB आगे आएंगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो यहाँ पर लास्ट नवंबर में इन्होंने अनाउंस किया था कि कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा दोनों का कि वो 10,000 माइक्रो ग्रिड जो है वो स्थापित करेंगे 2026 तक इंडिया के विलेजेस में। तो जिसमें ये क्या करेंगे, 5 मिलियन हाउस होल्ड से ज्यादा के जो लोग हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे विद स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ऑफ लोकल रिन्यूएबल पावर। लोकली रिन्यूएबल पावर जो है जनरेट की जाएगी और जो आसपास के एरिया है विलेजेस है वहां तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही कॉस्ट नीचे आएंगी, ओके, ऑलरेडी जो है बहुत कॉस्ट नीचे है पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट कम है। ओके, तो आने वाले समय में हम कंपटीशन देंगे। साथ ही साथ ये एक बात और नोट करनी है कि यहाँ पर कोई जो है सब्सिडी यहाँ पर सरकार नहीं देगी। ओके, फिर भी जो है अनसब्सिडाइज क्लीन एनर्जी मिलेगी, वो भी सस्ती। तो अगर आने वाले समय में सोलर पैनल्स और बैटरीज के प्राइस और 50% गिरते हैं, ओके, इंटरनेशनल मार्केट में, या अगर हम खुद भी बनाते हैं तो अगर 50% प्राइसेस गिरते हैं तो सीधी सीधी बात अगर 3 सालों में जो है उसको मार्केट फोर्सेस टेक ओवर कर जाएंगी। तो मार्केट फोर्सेस टेक ओवर करने का मतलब कि हर कोई उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ओके, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हर एक आम नागरिक तक जो है रिन्यूएबल जो एनर्जी इक्विपमेंट्स हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे, और जिसके फलस्वरूप हम अपने देश को एक क्लीन एनर्जी देंगे और कंज्यूमर्स भी जो है क्लीन एनर्जी ही कंज्यूम करेंगे। तो इससे हम अपने देश को, उसके एनवायरनमेंट को तो बचाएंगे और प्लेनेट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में इसका एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हर एक जगह लोग चाहते हैं कि सस्ती चीज मिले और एनर्जी भी हमारे पास हो। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं आने वाले समय में, और भारत इसमें बहुत अहम रोल अदा करेगा, बहुत ही लीडिंग रोल अदा करेगा आने वाले समय में। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।